एक कहावत है कि हर इंसान अपने अपने नज़रिए से अपनी अपनी जगह सही होता है, गलत तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ है। हर इंसान का अच्छा और हर इंसान का सही उनके उनके अनुसार ही होता है, जैसी उनकी परिस्थिति होती है। वैसे ही इंट्यूशनिज्म में जी.ई. मूर की जो फिलॉसफी है वो भी यही कहती है कि कोई भी चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबका अपना एक इंट्यूशन होता है और उस इंट्यूशन के हिसाब से इंसान कहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। उसमें कोई किंतु परंतु घुसाना या फिर किसी और चीज़ को बेस बनाकर उसको साबित करने की कोशिश करना बेकार है। इसी फिलॉसफी के बारे में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे, और आपने पीछे के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो जी मूर का इंट्यूशनिज्म जो है वो पिछला जो वीडियो था इंट्यूशनिज्म का, वो उसी फिलॉसफी से ये कनेक्टेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी विजिट करके ये लेक्चर पूरा होने के बाद देखिएगा। तो इनका बेसिक जो आइडिया था वो अच्छाई को डिफाइन करने में निकला। इंट्यूशनिज्म क्या कह रहा है कि हाँ मन में जो भाव आ रहा है, इंसान का मनोभाव जो है वही फैक्ट है, उसी के हिसाब से अच्छा बुरा होना है। तो वो मनोभाव में जो अच्छाई सामने आती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ करनी चाहिए, उस अच्छाई के बारे में इन्होंने मेनली बात की, जिसका जिक्र उन्होंने द ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के तौर पे किया, जिसमें फेमसली वो कहते हैं कि गुड इज़ गुड, अच्छा अच्छा है, उसमें बस कोई सवाल जवाब नहीं है, ना उससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि ये खाना बहुत अच्छा बना है, अब ये खाना बहुत अच्छा बना है तो क्या वो अच्छा सवाल किया जा सकता है? सवाल किया जा सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये चावल बहुत अच्छा बना है, तो आप पूछिए कि वो चावल अच्छा क्यों बना है, तो हम बोलेंगे कि हाँ बहुत जो है परफेक्टली कुक्ड है, उसमें नमक भी जो है एकदम बैलेंस्ड वे में है। तो अब नमक बैलेंस्ड वे में है तो हमारे मऊ शहर में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत के बहुत बड़े हिस्से में नमक का इस्तेमाल चावल में नहीं किया जाता। तो उनके हिसाब से वो चावल क्या हो गया, बुरा हो गया, कह रहे इसमें तो नमक डाला हुआ है, लेकिन वही चावल मेरे लिए अच्छा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हम तो कह दिए कि हाँ चावल बहुत अच्छा बना है, तो मेरे लिए अच्छा क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या वो अच्छा वाकई अच्छा है, तो फिर मन में मेरे ये जवाब आएगा ना कि हाँ मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन सबके लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा नहीं होगा से अगला सवाल पैदा हो गया। इसी तरीके से कोई भी आप बात करें, जैसे मान लीजिए कहिए कि खुशी जो है हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, खुश होना एक अच्छी चीज़ है, या लोगों की मदद करना मान लीजिए अच्छी चीज़ है। तो लोगों की मदद, मान लीजिए कोई ऐसी मदद हो जो दूसरों को तकलीफ दे, या किसी को खुशी देना एक अच्छी चीज़ मानते हैं आप। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो एक चॉकलेट के लिए रो रहा है, बगल में एक लड़का और चॉकलेट खा रहा है। अब वो बच्चा बार बार उससे मांग रहा है चॉकलेट दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, लेकिन उस बच्चे के लिए भी चॉकलेट उतना ही प्रिय जितना एक गाड़ी मान लीजिए किसी बड़े आदमी के लिए, तो वो अपनी चॉकलेट देगा नहीं। तो आपने क्या किया, उस बच्चे से ज़बरदस्ती थोड़ा सा चॉकलेट तोड़ के दे दिया। तो एक बच्चे को खुश करने के लिए आपने दूसरे बच्चे से चॉकलेट थोड़ा सा उससे मांग के दिया, लेकिन उसको क्या हो गई, जिस बच्चे के पास चॉकलेट थी उससे उसको तकलीफ हो गई। तो एक को खुश करने के लिए आपने दूसरे को तकलीफ दे दी, हालांकि वो तकलीफ इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के कंटेक्स्ट में बड़ी हो गई। तो क्या मदद करना एक अच्छी चीज़ है? इसमें भी सवाल मतलब पैदा होते जाएंगे। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अच्छाई अपने आप में अच्छाई है, बस बात खत्म हो गई। गुड इज़ गुड, अच्छा इज़ अच्छा, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नेचुरलिस्टिक चीज़ों से या कोई भी नेचर से कनेक्ट करेंगे अच्छाई को कि हाँ इस वजह से ये चीज़ अच्छी है, जैसे ही आप इस रास्ते पर गए आप गलत रास्ते पर पहुँच जाएंगे। ये कौन कह रहा है? जी मूर कह रहे हैं। इसी बात को इन्होंने कहा नेचुरलिस्टिक फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है गलत पॉइंट पकड़ के बात को कहीं और लेके जाना, या गुमराह कुन होना, या बात को घुमाना, आसान भाषा में उसी को कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे राजनीति में आप बीजेपी किसी नेता से पूछे कि आपने ये काम क्यों किया, गलत है, तो वो कहेंगे 70 साल में कांग्रेस ने भी तो यही किया, नेहरू जी ने ये किया, वो किया। वो ये नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वो ये बताएंगे कि बाकी 70 साल में क्या हुआ। ये क्या है? फेलेसी है। सटीक जवाब ना देके इंसान गलत रास्ता पकड़ के या गलत बिंदु पकड़ के वो बात को घुमा देता है या खुद घूम जाता है। तो ये जी मूर क्या करेंगे, यही बात करें कि आप बातों में घूम रहे हैं कि अच्छा है तो हाँ इस वजह से अच्छा है कि नमक इसमें डाला है, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं इसलिए अच्छा है, ये वो कह रहे हैं। इस सब की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छी है
अच्छी है, ख़त्म बात। आपके मनोभाव हुआ ना कि अच्छा है तो बस अच्छा है, ख़त्म हो गई बात। तो बेसिकली इनकी फ़िलॉसफी इसी पर सीमित है। वहीं दूसरे एक फिलोसोफर हैं W.D. रॉस, इनकी थियरी भी इंट्यूशनिज्म पे बेस्ड है। इन्होंने प्राइमा फेसी ड्यूटीज़ की बात की। जैसे कि कांट ने बोला ना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कोई भी चीज़ करनी है तो करनी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एक गोल बनाया है कि हमको इंजीनियर बनना है तो बनना है तो बनना है। उसमें घूमना फिरना टाइम पास करना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको इंजीनियर बनना है ना, बस वही बनना है, उसी के लिए काम करते रहिए। वही चीज़ यहाँ पे इंट्यूशनिज्म से कनेक्ट करके प्राइमा फेसी ड्यूटीज़ बताई इन्होंने। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में जो चीज़ इंसान को करनी है प्राथमिकता के साथ। तो इन्होंने कुछ कर्तव्य बताया जो हर इंसान को करना है, और वही सब कुछ है, उसी के बेस्ड उसी पे कह लीजिए बेस्ड सारी चीज़ें इंसान के अंदर होंगी। वो मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं, 7 बताई इन्होंने। फिडेलिटी, प्रिपरेशन, ग्रेटिट्यूड, जस्टिस, बेनिफिसेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नॉन मेलेफिसेंस। क्या है बेसिकली ये? पहली चीज़ है फिडेलिटी या निष्ठा, यानी कि आप निष्ठा के साथ कोई भी काम करें। आपने वादा किया तो वादा को निभाइए सच्चाई के साथ। वादा निभाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ आई प्रॉमिस यू, ऐसा नहीं। वादे वो होते हैं जब इंसान कोई भी चीज़ कमिट कर दे। हम किसी से बोल दें कि हम इतने बजे आपसे आकर मिलेंगे, इतना कहना भी वादा है। हम किसी से कह दें कि हाँ इस टाइम पर हम तुम्हारा काम या आपका काम पूरा कर देंगे, ये भी क्या है, वादा है। तो इंसान अपनी कही हुई बात पर कायम रहे, बिना किसी मतलब इमरजेंसी इंसान के पड़ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, बट अपनी बात पे कायम रहे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। क्योंकि उस पर कायम रहेगा तो ये कई सारी चीज़ें शो करता है, जैसे कि आप सीक्रेट रख सकते हैं, आप लॉयल हैं सामने वाले के लिए, आपके अंदर कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ है रिपेरेशन, कि इंसान से कभी कुछ गलती हो भी जाए तो इंसान उसको करेक्ट करे, उसको बैलेंस्ड करने की कोशिश करे और थैंकफुल रहे हमेशा। तीसरी चीज़ है वो, जैसे कि कई बार मान लीजिए आपके ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं। उन तकलीफ़ों के बावजूद ऐसे बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो, जैसे कि हम एक जहाँ हॉस्टल में रहते थे पिछले साल, वहाँ पे एक छोटे से शॉप ओनर थे, छोटी सी दुकान थी, उसमें कस्टमर वगैरह बहुत रेयरली, हम कभी कभी 24 घंटा में 2-4 लोग दिख जाते थे, लेकिन उस इंसान के चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं होती थी कि हाँ कस्टमर नहीं आते, कैसे खर्च चलेगा, ये वो कुछ नहीं। हमेशा चेहरे पर एक रौनक और मुस्कान रहती थी। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड था, और जिस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड होता है उसकी तकलीफ़ अपने आप आधी हो जाती है, और अगर ऊपर वाले में यकीन रखता है तो ऊपर से भी बरकत और जो भी ऊपर वाले की कृपा है वो मिलती रहती है। तो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ दिखाई देती हैं। तो इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड होना भी इन्होंने एक कर्तव्य के रूप में शामिल किया कि इंसान हमेशा थैंकफुल रहे, न सिर्फ ऊपर वाले का बल्कि हर एक इंसान का जिससे वो जुड़ा हुआ है। रेसिप्रोकेटिंग जो है काइंडनेस, यानी कि आप काइंडनेस भी का भी आदान प्रदान इंसान करता है। चौथी चीज़ है जस्टिस, न्याय, फेयरनेस और इक्वालिटी पे इंसान ध्यान देगा। जस्टिस का मतलब अदालत ही सिर्फ नहीं है, जस्टिस का मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वो हर एक चीज़ में आप जस्टिस करिए। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बेटा बेटियों में जस्टिस करिए। अगर आप जो है, जैसे कई बार होता है ना कि माँ बाप होते हैं, कोई छोटा बच्चा है या बच्ची है तो उसके प्रति ज़्यादा प्यार होता है और बड़े के प्रति थोड़ा सा कम होता है, और कम ही उम्र में ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इससे कई सारे बच्चे बाकी हो जाते हैं और माँ बाप के लिए उनके मन में जो प्यार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें इंसान देखे, फेयरनेस देखे, सब बराबर हैं इस कंटेक्स्ट में। पांचवी चीज़ है बेनिफिसेंस, कल्याणकारिता, यानी कि इंसान दूसरों का अच्छा सोचे, दूसरों की बेहतरी का सोचे, दूसरों की मदद करता रहे। छठा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ लाता रहे। किस कंटेक्स्ट में? नैतिकता के कंटेक्स्ट में, इंटेलेक्चुअलिटी के कंटेक्स्ट में। और सातवीं चीज़ है नॉन मेलेफिसेंस, यानी कि इंसान दूसरों को हार्म न करे, दूसरों को तकलीफ़ न दे। तकलीफ़ देना सिर्फ हाथ उठाना नहीं, बल्कि अपनी बात से, अपने काम से, अपनी हरकत से, हर एक चीज़ से इंसान सामने वाले ऐसी कोशिश करे कि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। तो ये 7 प्राइमा फेसी ड्यूटीज़ बताई, यानी कि एक इंसान को ये 7 चीज़ें हमेशा करनी ही करनी चाहिए, ये एक इंसान का कर्तव्य है। अब कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इन 7 में से
कोई ऐसा फेज़ आ जाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। जैसे कि हमने कह दिया कि इंसान के अंदर फिडेलिटी या वादा रखने का मतलब जो जुनून है वो होना चाहिए, वादा खिलाफी न करे, वादा ना तोड़े। तो अज्यूम करिए कि आपने अपने दोस्त से वादा किया कि हम 6 बजे आपको मिलेंगे, तो यानी कि आपको ये काम करना ही करना है, क्योंकि ये प्राइमा फेसी ड्यूटी है, हर इंसान को ये काम करना ही करना है। तो आपने वादा कर दिया कि 6 बजे हम मिलेंगे। अब आप निकले 5 बजे, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। रास्ते में 5:30 बजे आपको एक बुजुर्ग दिखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है। अगर मदद आपने नहीं की तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ हो जाएगी, ये एक बहुत बुरी चीज़ है कि अगर आपने अपना वादा निभाने की कोशिश की तो एक इंसान मारा जाएगा। और अगर आपने वादा निभाने के लिए ये सोच लिया कि नहीं मेरी प्राइमा फेसी ड्यूटी है तो वादा निभाएंगे ही निभाएंगे, तो आपकी ये भी प्राइमा फेसी ड्यूटी है कि अहानिकारिता का पालन करेंगे, आप दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। तो आपके वादा निभाने के चक्कर में वो इंसान तो मर जाएगा। तो यानी कि दो प्राइमा फेसी ड्यूटीज़ आपकी इकट्ठे सामने आ गई, तब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, अपने मनोभाव का इस्तेमाल करेंगे, अपने ज़मीर से आवाज़ निकलवाएंगे, आपका ज़मीर बताएगा और आप उसी हिसाब से काम करेंगे। अब आप उसमें जो भी फैसला लें, अपने दोस्त को कॉल करके सिचुएशन बताएं, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी आपकी सिचुएशन है आप इस पर सोचिएगा और मन करे तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में भी रखिएगा। तो ये बेसिकली 2 फेमस थिंकर्स इंट्यूशनिज़म से बिलोंग करते थे। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर इस इंट्यूशनिज़म के फेवर में बातें की जाएं तो ये सर्टेनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये क्लियर कट कहता है कि हाँ जो चीज़ अच्छी है वो करना है करना है। जैसे कि जी मूर ने कहा जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, ख़त्म बात हो गई। मनोभाव आपका आया कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए तो करनी चाहिए, सही है तो सही है, मर्डर गलत है तो गलत है, झूठ बोलना गलत है तो गलत है, सच्चाई अच्छी है तो अच्छी है, ख़त्म बात। एकदम क्लियर कट रास्ता ये देता है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि हाँ हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि ये सिचुएशन, नहीं, कोई मतलब नहीं, झूठ है तो झूठ है, ख़त्म बात। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं, क्लियर कट आपको मोरल गाइड देता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता सही है, आप इसको पकड़ के चलते रहो। क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि सब्जेक्टिविटी इसमें गायब है ना। आप क्लियर कट रास्ता दे रहे हैं कि हाँ सच बोलना सही है, सच ही बोलना है, झूठ बोलना गलत है तो झूठ बोलना ही नहीं है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसे फेमस एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ किसी की जान बचानी है तो इंसान ने झूठ बोल दिया, कोई गुंडे मवाली लड़की का पीछा कर रहे हैं, पूछ रहे किधर गई, आपने गलत रास्ता बता दिया। क्या आप वहाँ पे बैठ के अपना ये फिलॉसफी लेके जो है सुनाएंगे? नहीं, सच बोलना चाहिए। और जान चली गई उसका क्या? तो बहरहाल उसमें तो यही सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। तो एक क्रिटिसिज्म ये है कि सब्जेक्टिविटी इंसान के अंदर होती है। जैसे कल एग्जांपल दिए शादी वाला कि एक नॉन मुस्लिम अपनी कजिन से शादी नहीं कर सकता, उसके हिसाब से तो पाप है। एक मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है कर लेते हैं, साउथ इंडिया में हिंदू लोग भी कर लेते हैं, तो उनका ज़मीर मर जाता है क्या? नहीं, उनका ज़मीर नहीं मरा, उनका ज़मीर भी जिंदा है। लेकिन कल्चर अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, उनके रिलीजियस एथिक्स अलग हैं, उसके हिसाब से उनकी सब्जेक्टिविटी अलग है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इंट्यूशन हो सकता है, अलग अलग मनोभाव हो सकता है, और अपने अपने मनोभाव के हिसाब से लोगों का अच्छा और बुरा, सही और गलत अलग अलग होता है। इसलिए एक क्रिटिसिज्म इसका ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो इंट्यूशन आपने महसूस किया, जो मनोभाव आपको आया कि ये चीज़ सही ये चीज़ गलत है, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और मनोभाव सच में मनोभाव ही था या कोई आपका दिमागी खेल था, इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो एक जो है साइंटिफिक वे में ये चीज़ एक जो है नेगेटिव पॉइंट देती है हमको, ठीक है। और तीसरी चीज़ कल्चरल डिफरेंसेस, ये उसी में आ गया। जैसे अलग अलग कल्चर है तो अलग अलग इंट्यूशन है, अलग अलग सही और अलग अलग गलत है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको पसंद आई हैं। मौजूदा वक्त में आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे इन सारी चीज़ों का, जैसे बायोएथिक्स में एप्लीकेशन इसका लेकर आ सकते हैं। कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे कि पूरा आप मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं हिपोक्रेटिक ओथ होती है। अब हिपोक्रेटिक ओथ के अनुसार किसी भी पेशेंट का, एक डॉक्टर अगर मान लीजिए कुछ काम करने जा रहा है, सर्जरी करने जा रहा है, तो परमिशन के बिना नहीं करेगा कि हाँ किसी का या कुछ भी फाड़ के निकाल के कुछ कर दिया, इसलिए परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो कोई एक ऐसा एक्सीडेंट आ गया मान लीजिए अचानक, जिसमें पेशेंट बोलने की हालत में नहीं है,
अब एकदम ऑपरेशन करना भी ज़रूरी है, अब कोई गार्जियन नहीं है, ना वो खुद बोल पा रहे, तो अब क्या हिपोक्रेटिक ओथ को पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं परमिशन लेंगे तभी ऑपरेशन करेंगे? नहीं, अब डेथ और लाइफ वाली सिचुएशन है, अब क्या करेंगे वहाँ पे? तो जाहिर सी बात है अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे नहीं, जान बची तो सब कुछ है, इसलिए परमिशन गई तेल लेने, हम इसकी जान बचाएंगे। इस्तेमाल हुआ इंट्यूशन का। लीगल एथिक्स में ऐसे ही, कोर्ट्स में, अदालत में, जैसे कि एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी। जॉली एलएलबी में एक अमीर बाप की औलाद था, वो जो है फुटपाथ पे अपनी गाड़ी घुसा देता है और कई लोग मारे जाते हैं। पुलिस ने जो इस बड़े आदमी का साथ दिया, कई सारे सबूत मिटाए और ये साबित कर दिया कि नहीं, उस बेटे ने एक्सीडेंट नहीं किया। अब उसमें जो एक्टर है अरशद वारसी, वो पूरा केस लड़ता है और फाइनली लास्ट तक मतलब सबूत के साथ एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है कि उसी ने, उस बच्चे ने वो कांड किया था। क्योंकि बड़े लोग होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं जो वो लुटा के झूठ को खरीद सकते हैं, सच को खरीद सकते हैं, मतलब सच्चाई, अच्छाई, बुराई सबका सत्यानाश कर सकते हैं। तो उसी का नतीजा था कि क्रिस्टल क्लियर सबूत उस बच्चे के खिलाफ नहीं मिल रहे थे। फिर भी उस जज ने लास्ट में कहा कि मतलब सालों साल केस चलते रहते हैं और जो है मतलब लाखों केस पेंडिंग है ना, जजेस की संख्या कम है और जज जो है हमेशा बस जो है केस सुनता है और अगली डेट दे देता है, क्योंकि कोई ऐसा क्रिस्टल क्लियर सबूत मिलता नहीं है, जैसा कि उस केस में बच्चे के खिलाफ नहीं मिल रहा था। और जज अगली तारीख जो है सुनवाई पे मतलब दे देता है कि अगली तारीख पे आप लोग आइए। वो जज कहता है कि जज को ये बात पहली सुनवाई से पता होती है कि असली मुजरिम कौन है, लेकिन अब चूंकि वो जज है तो उसको सबूत का इंतज़ार करना ही करना है। तो यही सारा वो अपना दुखड़ा सुना रहा था और लास्ट में उसने कहा कि हमेशा तो यही होता है कि सबूत के बिना पे मुजरिम छूट जाता है, लेकिन आज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे सभी लोगों को पता है कि इसी बच्चे ने गाड़ी चढ़ाई और इतने लोग मारे गए, लेकिन सबूत तो है नहीं और बिना सबूत की अदालत फैसला नहीं सुना सकती, लेकिन आज सुनाएगी। और उस जज ने उस बच्चे के खिलाफ फैसला सुना दिया जो कि सही भी था। लेकिन वहाँ पे उस जज ने अपना इंट्यूशन इस्तेमाल किया, अपने मनोभाव को इस्तेमाल किया, उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का इस्तेमाल किया, ना कि एक पुख्ता सबूत का। हालांकि कानून की नज़र में वो एक गलत चीज़ है, उसमें वो दिखाया भी गया कि हाँ ये गलत है, जज ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नैतिकता की कसौटी पे अगर देखा जाए तो वो जज का फैसला सही था। तो ऐसे ही लीगल केस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है, इसका इस्तेमाल कैसे, कितना गलत होता है, लोग क्या क्या वीडियो बना के कुछ भी करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।